फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है एक तरीके से कि किस तरीके से अपने को प्लानिंग करनी है। मतलब जो अपने को जो इन्वेस्टमेंट करना है पैसे का, वो किस तरीके का मतलब इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा ये है कि वो डिसीजन किस तरीके से अपने को लेना है, कौन कौन से ऐसे डिसीजन है जिसके अंदर कि अपने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मतलब जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए अपने को मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। फिर अपने पास में कितनी वर्किंग कैपिटल है, कितनी फिक्स कैपिटल है, ये भी अपने को देखना पड़ता है। दूसरा फाइनेंशियल एक प्लानिंग बनानी पड़ती है। फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ अपने को पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है, या उसमें से किस तरीके से अपने को डिविडेंड, या देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा आपने। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीनों के तीनों मतलब इन्वेस्टमेंट। ये काय के लिए होते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट, कि अपने को मालूम पड़ जाए कि अपन जब कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा अपना, या अपने को कौन सी असेट्स को सेल और परचेस करने में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फाइनेंशियल का मतलब यही है कि फाइनेंशियल का मतलब होगा कि सारे के सारे जो शेयर मार्केट हैं, शेयर और डिवेंचर से जो अपन पेमेंट ले रहे हैं, शेयर इशू करते हैं, पेमेंट मतलब लेते हैं अपन, तो वो अपना फाइनेंशियल हो जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द कंसर्न विद द इफेक्टिव एक्वेसी एंड लोकेशन ऑफ फंड, कि अपने को कहाँ पे लगाना है, क्या उसकी मतलब लोकेशन है, कहाँ पे अपने को कंसर्न करना है, किससे अपने को कंसर्न करना है। ये क्या होती है अपनी फाइनेंशियल फंड होता है। मतलब फंड को अपने को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन अदर वर्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द कंसर्न विथ फ्लो ऑफ फंड एंड इन वैल्यू डिसीजन रिलेटेड टू प्रोसेसमेंट ऑफ फंड, है ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म असेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्निंग टू ओनर्स। मतलब फाइनेंशियल जो मतलब मैनेजमेंट होता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये देखता है फ्लो ऑफ फंड। फ्लो ऑफ फंड का मतलब होता है इनफ्लो और आउटफ्लो। जो आप तीनों एक्टिविटी जो होती है अपनी, इन तीनों एक्टिविटी में इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है, वो अपने को चीजें देखनी है। दूसरा, इसमें इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड फोर्समेंट ऑफ द फंड एंड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट किस तरीके से उन्होंने करा है, या प्रॉफिट का अर्निंग अपने को किस तरीके से करना है। प्रॉफिट का मतलब होता है डिविडेंड जो अपने को मिला है, या अपन ने जो इशू करे हैं शेयर, उसमें कितना क्या प्रॉफिट होना है, वो सारी चीजें। इन सिंपल वर्ड कैन बी स्टे फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर टू एफिशिएंस मतलब एफिशिएंस equivalence of the finance, efficient utilization of the finance, and efficient distribution and disposal of surplus and smooth working of the company। मतलब कोई सी भी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो कोई सी भी कंपनी होती है, उस कंपनी के अंदर जो है फाइनेंशियल का यूटिलाइजेशन अपने को कहाँ कहाँ पे करना है, कंजम्पशन अपने को कहाँ करना है, और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्पोजल का मतलब होता है कहाँ पे अपने मतलब वेस्टेज ऑफ मनी हुई है ना, और सरप्लस कि कितना अपने को सरप्लस या प्रॉफिट हुआ है, या मतलब डिविडेंड हुआ है। फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी, कंपनी को स्मूथ वे में चलाने के लिए ये सारी की सारी चीजें अपने को करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं अपन फाइनेंशियल। उसके बाद आइए रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। All the financial activity of the company of directly and indirectly effect of by the financial management, the common activity and areas with the मतलब informated by the financial management। सबसे पहला होता है साइज एंड कंपटीशन ऑफ फिक्स असेट्स। मतलब जितना बड़ा अपने कंपनी का साइज होगा, कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट जितना बड़ा होगा या जितना बड़ा साइज होगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने को फाइनेंस फंड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। द साइज एंड composition of the fixed asset depend directly on investment decision, how much capital company is planning to invest। मतलब ये कि कितना प्लानिंग अपन कर सकते हैं, वो अपने
कंपनी की साइज पे और कंपनी की फिक्स असेट्स पे डिपेंड करता है कि अपने पास में कितनी फिक्स असेट्स हैं और मॉर्निंग कितना फंड मतलब यूटिलाइजेशन हो सकता है। सेकंड है अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट असेट्स, है ना। एक होती है फिक्स असेट, एक होती है करंट असेट्स। फिक्स असेट्स का मतलब ये है कि आपकी जो बिल्डिंग है, लैंड है, मशीन है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब आपका फिक्स असेट्स है। इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक प्लानिंग बनाते हैं फंड का कि किस तरीके से अपने को प्लान करना चाहिए, कहाँ पे कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहिए, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्ट। अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट असेट्स मतलब कि करंट असेट्स जो होता है वो, करंट असेट्स का मतलब होता है कि एक साल के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर लेना, या डेली के जो अपने एक्सपेंसेस और इनकम होती है उन सबको अपन कहाँ पे मतलब इन्वेस्ट करें। पहला, सबसे पहला होता है कि अपने को क्या करना है, फिक्स असेट्स देखना है कि अपने पास में कितनी है और अपना जो है कंपनी का साइज कितना बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंस को इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा होता है कि अमाउंट, अपने पास में कितना अमाउंट है जो कि अपन करंट असेट्स में उसको देख सकते हैं, है ना। तो क्वांटमनी ऑफ द करंट असेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इन द कैश इन्वेस्टमेंट रिसीव, द अमाउंट इज करंट असेट्स एंड डिविडेंड ऑन division in cash, bill receivable, inventories, etc. Also depend upon financial decision. It depend upon the amount of fixed assets, credit policy of the company and investing management. मतलब ये क्या देखते हैं, ये सिर्फ इतनी चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन सा अपने पास में किस तरीके का करंट असेट्स है, बिल रिसीव अपने पास में कितना है, बिल्स पेबल अपने को कितना करना है, या जो भी कैश आया उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने को किस तरीके से करना है। ये सब चीजें काय पे डिपेंड होती हैं, फाइनेंशियल मतलब करंट असेट्स पे डिपेंड होती है। उनके लिए अपने को क्रेडिट पॉलिसी बनाना कंपनी की, फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ मतलब मैनेजमेंट करना, और डिपेंड करता है अपने को फाइनेंशियल डिसीजन किस तरीके से अपने को लेना है। तो वो करंट असेट्स के थ्रू, एक तो अपन फिक्स असेट्स और एक करंट असेट, ये अपने को क्या होता है, ये रोल होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। थर्ड होता है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड, है ना। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड का मतलब होता है कि जो अपन एक साल के अंदर जो अपन फंड यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं, क्या अपन बोलते हैं, शॉर्ट टर्म फंड बोलते हैं। जो एक साल से ज्यादा के लिए अपन मतलब यूटिलाइजेशन करेंगे, फंड उधार लेंगे किसी से, वो होता है अपना लॉन्ग टर्म। अब ये डिपेंड करता है, एक प्लानिंग बनानी पड़ती है या एक पॉलिसी बनानी पड़ती है कि ये अपने को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन करना है। जिस तरीके का अपने को यूटिलाइजेशन करना होता है फंड का, उसी तरीके का अपन क्या करते हैं, फंड को मतलब यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इसके लिए प्लानिंग बनाना जरूरी है। तो द अमाउंट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म, द अमाउंट be rise for the long term as well as for the short term depend upon the financial management and organization के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को लॉन्ग टर्म फंड चाहिए या शॉर्ट टर्म फंड चाहिए। द फर्म which have policy of the equidation preference have more than long term, although that the profit will be decreased as the company as the pay more interest of the long term debt and compared to short term debt। मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो डेप्ट होंगी वो अपने को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे अपने को ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। Fourth है backup of long-term financial into debt equity extra. Firm can be raise long-term debt by issue of the quality share as well as by issue of debentures and borrows fund security. Financial management help the fix this ratio। मतलब ये कि अपने को इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर डिवेंचर अपने को कितने इशू करने हैं, ये अपने को क्या करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, या जो जो कि अपन ने पॉलिसी बनाई है कि कितना अपने को बोरो करना है फंड को, और मतलब कितना अपने को फिक्स दिस मतलब रेशो करना है। वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो डेप्ट एंड इक्विटी के अंदर देख सकते हैं अपन कि कितना अपने को डेप्ट है। डेप्ट का मतलब हुआ डिवेंचर, जो अपन उधार पैसा लेते हैं वो लॉन्ग टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म डेप्ट।
शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर के लिए अपन पेमेंट ले रहे हैं, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 ईयर से ज्यादा के लिए जो अपन पेमेंट ले रहे हैं वो। तो उसके लिए ये कि फर्म कैन राइज लॉन्ग डेप्ट इन इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर एज वेल एज बाय द इशू ऑफ डिवेंचर। ये सारी चीजें अपने पास में होनी चाहिए कि कौन कौन इशू है, कौन नहीं है, किस तरीके से अपने को इशू करना है। ओके, फिफ्थ है ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये जितना भी अपन लेंगे, जितना भी अपन पेमेंट लेते हैं, वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ऑल द आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफेक्ट बाय द decision of the financial management, generally item related to expenses and revenue of the recorded in the profit and loss account. It will be pay more interest, depreciation is be increase expenses and affect profit and loss account. मतलब अपन जो भी चीजें ले रहे हैं, यदि अपन ने किसी से बोरो करा है तो इंटरेस्ट अपन ने कितना दिया है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना दिया है, शेयर में अपन ने डिविडेंड कितना दिया है लोगों को, और यदि कोई फिक्स असेट्स है तो वो फिक्स असेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है। ये सारी की सारी चीजें काय में आती हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस। ऑफ फाइनेंस है, सबसे पहले तो अपने को फिक्स असेट देखना है, दूसरा अपने को करंट असेट देखना है कि अपने पास कितनी है, उसके बाद अपन प्लानिंग करते हैं, उसके बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपने पास कितना है, फिर चौथी चीज है कि अपन ने कितने शेयर और डिवेंचर इशू करे, और यदि ये सारी चीजें अपन ने इशू करी फिक्स असेट्स पे, करंट पे और डिवेंचर और शेयर यदि इशू करे हैं, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने को लिखना है। मतलब ये आपकी चीजें हो गई। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेज नंबर 379। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोटो अपना रहता है, ठीक है ना। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द कंपनी मेक डिसीजन फॉर द ओनर एंड शेयर होल्डर ऑफ द फंड। शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, जब अपन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर, यदि अपन इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर इशू करते हैं मार्केट के अंदर, तब कहीं जाके वो क्या होते हैं, उनको मतलब उनको अपन बोलते हैं शेयर होल्डर, है ना। जो शेयर परचेस करता है, जितने, वो कहलाता है आपका शेयर 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 होल्डर, और डिवेंचर जिसने परचेस करे उसको बोलते हैं अपन डिवेंचर होल्डर, है ना। तो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन ए कंपनी मेक द डिसीजन फॉर द ओनर्स, द शेयर होल्डर ऑफ द फर्म। He must take the decision with the utilization, proper gainful form or point of view of shareholder and shareholder gain only when the price their share increase in the market। क्या होता है कि ये जब अपन शेयर इशू कर देते हैं, तो कंपनी के अंदर ये डिसीजन लिया जाता है कि आखिर कितना इसका यूटिलाइजेशन करना है, और शेयर होल्डर फंड और शेयर होल्डर फंड का अपने को यूटिलाइजेशन करना है। दूसरा, इससे क्या क्या अपन गेन कर सकते हैं जिससे कि मार्केट के अंदर क्या हो, इंक्रीज हो। जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, मेंटेन ऑफ द इक्विटी होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस आपका होना चाहिए, और फिर मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कंटिन्यूटी विथ क्रेडिटर। क्रेडिटर जो होते हैं, जो लाइबिलिटीज होती है, उनके साथ में अपने को क्या लेना पड़ता है, मीटिंग लेनी पड़ती है, उस मीटिंग के अकॉर्डिंग ही अपने को वर्क करना पड़ेगा। The objective of increase in value equity share does not mean the financial manager should be involved multiplicative activity of the rise of the price। मतलब फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट अपन बनाते हैं, या जो मतलब मैनेजर होता है, वो क्या समझता है, जैसे कहीं पे भी अपने को यदि आप कहते हो कि मुझे 50,000 रुपए सैलरी मिल रही, तो 50,000 रुपए सैलरी देने का मतलब ये है कि हम उस व्यक्ति से कम
75 या 1 लाख का काम ले रहे होंगे, तब कहीं जाके हम उसको 50,000 रुपए दे रहे होंगे। मतलब आपका एक्सपेंसेस यदि 50 है तो उसकी इनकम जो है 1 से 1.5 लाख रुपए होती होगी, तब कहीं जाके अपन क्या कर रहे हैं, उसको पेमेंट दे रहे हैं। तो उनने बोला कि अपन अपना मोटो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट पहले तो पाना चाहिए, फिर जो भी मेंटेनेंस चल रहा है वो सब मतलब लिक्विडिटी में चले। दूसरा फाइनेंशियल जितने भी मतलब वो है, मतलब कमिटमेंट है क्रेडिटर का या किसी का भी, वो सब चीजें क्या होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, तब कहीं जाके अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं मैक्सिमम। द राइज ऑफ प्राइस मस्ट बी विद द ग्रोथ ऑफ फर्म। जब जैसे जैसे प्राइस अपन जब ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जब अपनी कंपनी ग्रोथ में चलती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है, जब कंपनी यदि ग्रोथ में होगी तो ही अपन क्या करेंगे, आगे उसका प्राइस बढ़ाएंगे। उसके बाद में फिर और उस ग्रोथ के अंदर विच इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विद मतलब satisfaction of the all parties association with the company with object of wealth maximization of equity share following objective arithmetical get achieved। मतलब सारी की सारी चीजें तभी हो सकती हैं मैक्सिमाइजेशन, जब इक्विटी शेयर होल्डर अपने को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा वर्क करें। उसमें यही चारों चीजें लिखी हुई है, देखिए जो जो कि अपन ने लिखा है कि किस तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ मतलब इक्विडिटी होनी चाहिए। ओके, अब ये केस स्टडी दे रखी है, एमसीक्यू वाली केस मतलब स्टडी, तो इनको अपने को पढ़ना है। फाइनेंशियल का जो मतलब वो है, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द कंसर्न विद ऑल ऑफ अबाउ रहेगा इसका, है ना। और इसके अंदर जो है फर्स्ट वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लीजिए, और सेकंड नंबर में मैक्सिमम एंड वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, है ना, ये आपका हो गया। इसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब हुआ है कि आपको 3 जगह डिसीजन करना पड़ता है। एक तो इन्वेस्टमेंट में कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, दूसरा फाइनेंशियल डिसीजन करना पड़ता है, तीसरा डिविडेंड मतलब डिसीजन करना पड़ता है। मतलब ये इस तरीके से जब आप तीनों का तीनों डिसीजन करेंगे फाइनेंस का, तब कहीं जाके आप प्रॉपर वे में फाइनेंशियल का प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला व्यक्ति करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आखिर मुझे जो भी पेमेंट है वो मुझे कहाँ पे देना है, या किस तरीके का हम को कहाँ पे यूटिलाइजेशन करना है जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्योंकि मेन जो होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट का होता है कि कितना उसको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट मतलब डिसीजन है, जो कि चीफ चीफ ऑफिसर होता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि पेमेंट जो है फाइनेंशियल डिसीजन लेता है कि कितना पैसा डेप्ट है और कितना इक्विटी है, मतलब डिवेंचर कितना है और इक्विटी से हमारे पास में कितना पेमेंट आया। उसके बाद वो देखता है कि आखिर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है। जब उसे यदि प्रॉफिट होगा तो ही वो क्या करेगा, जिसको अपन कहते हैं रिटर्न अर्निंग, है ना। प्रॉफिट कितना होगा और डिविडेंड वो कितना दे पाएगा। बिना डिविडेंड दिए और बिना प्रॉफिट दिए वो काम नहीं कर सकता है। तो ये मेन है मतलब उसके लिए। ओके, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आपका जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपन कैसे करते हैं ना, इसी को अपन बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट फिक्स कैपिटल। उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो होगी नहीं शायद, देखो इसमें है क्या अंदर। इसमें बॉक्स के अंदर ये खोलो, हाँ, या कहीं ना कहीं होगी।
साइड में देखो इधर पैकेट रखा हो क्योंकि कल कोई ले गया। अरे उससे ले अंकुर से लो, अंकुर अंकुर चौड़ा के पास से। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, this decision related to carefully selection of the assets in which fund of invest by the firm। मतलब इसमें डिसीजन के अंदर सबसे पहला कि हमको असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर केयरफुली अपने को क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ये फंड का इन्वेस्टमेंट जो है हम असेट्स में करें। ए फर्म हैज बीन ऑप्टेन द इन्वेस्ट एंड देयर फंड but has been selected most opportunity investment with the bring maximum benefit of the decided selecting most appoint purpose of the investment decision। मतलब सबसे पहले अपने को सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें। देखो आप खुद भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, यदि आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो लोग बाग इतना कि LIC में कर दो, म्यूचुअल फंड में कर दो, या अपना कहीं प्लॉट पड़ा है उसमें मकान बना लीजिए। मतलब इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने को पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, अपने को सोचना पड़ता है कि अपन मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जिसमें कि मैक्सिमम अपने को क्या हो, प्रॉफिट हो। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो ही अपन वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, तो ही अपन डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से अपने को इन्वेस्ट। द फर्म एक्वायर्ड फिक्स असेट एज वेल एज करेंट असेट। अब इसमें ये भी देखना पड़ता है कि अपने को फिक्स असेट्स पे कितना इन्वेस्ट करना है और करंट असेट्स पे कितना इन्वेस्ट करना है। व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स असेट टेकन द आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन, या इसी को अपन बोलते हैं कि अपने को फिक्स असेट्स या करंट असेट्स पे करना है। ये डिसीजन रिगार्डिंग क्या होता है, फिक्स असेट्स विल बी टेकन आल्सो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। मतलब फिक्स असेट्स पे भी अपन ने करा तो ये अपने को फिक्स असेट देते हैं कि फिक्स असेट्स पे अपने को कितना। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि आखिर इंपॉर्टेंस क्यों होते हैं। एक तो ये पैसा जब अपन फंड को इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि अपने को ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा कि नहीं देगा। यदि लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है तो ही अपन किसी कंपनी में या किसी मतलब जगह अपन इन्वेस्ट करते हैं। फंड इन्वेस्टेड in long-term asset being the return in future of purpose and growth of the company depend upon this decision only। मतलब ये अपन सबसे पहले करते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपनी कितनी हो रही है और किस तरीके से अपन ने उसका डिसीजन लिया। दूसरा है लार्ज अमाउंट ऑफ द फंड इन्वॉल्व। अपने को इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग प्रोजेक्ट ऑफ द बायर ऑफ द फिक्स इन्वॉल्व अमाउंट ऑफ द फंड, and if wrong purpose of the select is may be result wastage of the hug amount of the fund where capital budgeting decision taken after considering various factor of the planning। मतलब सबसे पहले अपने को क्या 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 मतलब करना होता है कि फिक्स असेट्स पे या फिक्स चीजों पे पहले अपने को इन्वेस्ट करना पड़ता है, फंड को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अपने को ये नहीं रहे, ऐसा नहीं हो कि कभी कभार अपन सोचते हैं कि अपन ने यार ये पैसा इन्वेस्ट करा है तो अपना वेस्टेज हो गया पैसा, या अपना उसका रिटर्न नहीं आया। जैसे कि अपन कहीं प्लॉट वगैरह लेते हैं, वहां पे भी पैसा मतलब इन्वेस्ट करते हैं। ये प्लॉट मतलब क्या हुआ, फिक्स असेट्स पे अपन क्या कर रहे हैं, पैसा मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि रेट बढ़ नहीं रहे हैं, मार्केट के अंदर रेट नहीं है, या कहना चाहिए अपने को कि अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, तो रेट जो है कम है। तो ऐसी जगह अपने को इन्वेस्ट करना है कि इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में अपने को लार्ज अमाउंट अपन तभी मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे कि अपने को बेनिफिट हो, जहां प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं हो कि अपन वेस्टेज कर दें और वेस्टेज ऑफ मनी करें और फिर अपन बाद में प्लानिंग करें कि अरे हम यहाँ पे करते तो शायद अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता। रिस्क इन्वॉल्व, देखिए कहीं पे भी अपन मतलब फिक्स असेट्स में या रिटर्न मतलब करंट असेट्स में या किसी भी कंपनी के अंदर लॉन्ग रन के लिए जब अपन कोई काम करते हैं तो अपने को प्रॉफिट होगा। लेकिन अपन यदि शॉर्ट टर्म के लिए यदि पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क रहता है कि ये, जैसे मैंने मान लो कहीं शेयर में पैसा इन्वेस्ट करा है,
शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि अब मुझे यदि कंपनी ग्रोथ में जाती है तो ही मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यदि कंपनी ग्रोथ में नहीं नहीं जा रही है मतलब मुझे प्रॉफिट होगा नहीं, तो मुझे रिस्क बियर भी करना पड़ता है। तो द फिक्स कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व हग फंड। हग फंड का मतलब है कि फंड कहां पे आपने इन्वेस्ट कर लिया, एंड ऑल्सो बिग रिस्क बिकॉज द रिटर्न कम द लॉन्ग रन of the company is where risks in the long period of the time and return start coming। मतलब ये कि रिस्क जो जो आपने रिस्क इन्वॉल्व करी है वो अपने को देखना चाहिए कि अपन कहीं ज्यादा बड़ी रिस्क में तो नहीं आ गए, ठीक है ना। रिस्क होती ही है, लेकिन वो क्या होता है, रिस्क लेने के लिए अपने को पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और रिस्क लेके ही अपन क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यदि अपन ने रिस्क लिया नहीं तो अपन कोई काम मतलब कर ही नहीं सकते। दूसरा है वेरिएबल डिसीजन। कैपिटल या इन्वेस्टिंग डिसीजन कैन नॉट बी रिकवर ऑफ द चेंज ओवरनाइट as per decision involve hug fund या heavy cost of या going back of the receiving in the decision may be heavy loss and wastage of the fund। जितना ज्यादा अपन ने यदि फंड को इन्वेस्ट कर दिया है तो सबसे ये रहता है कि ज्यादा यदि अपन ने फंड को इन्वेस्ट करा मतलब निश्चित रूप से पैसा क्या हो गया, अपना फंस गया है ना, वेस्टेज जगह अपन ने यदि मतलब इन्वेस्ट करा। तो उन सबको देखना है, उन सबकी अपने को प्लानिंग बनाना है कि अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो और कंपनी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे, है ना। उसके लिए जरूरी होता है कि अपने को प्लानिंग करनी होती है और एक मतलब वैल्यूशन निकालना पड़ता है कि अपन ने जो पैसा लगाया है वो वापस अपने पास में आया कि नहीं आया, या अपने को एक बार देखना पड़ता है कि ये पैसा अपन ने सही जगह लगाया है। वो अपने लिए मेन चीजें हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है ये होता है आपका मतलब इंपॉर्टेंस है इसके। उसके बाद फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में देखो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो अपन ने पढ़ा है, अकाउंट्स में अपन पढ़ते हैं। मैंने बताया ना कि आपको 3 जगह कैश फ्लो का चीजें अपने को पढ़नी है। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आता है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक तो when whenever a company of the investing fund investment purpose the expect some regular amount of cash flow meet day to day requirement, and amount cash flow of the investment purpose will be genetic must the assignment properly before investing of the purpose, है ना। प्रपोजल मतलब जो भी अपन प्रपोजल रखते हैं वो प्रपोजल जो है कंपनी के हित में होना चाहिए। फैक्टर ये रहते हैं उसमें कि कंपनी के हित में होना चाहिए, पैसा फंस नहीं जाए, अपना हग नहीं हो किसी भी तरीके से, रेगुलर अमाउंट कैश फ्लो में डे टू डे आना चाहिए, रिक्वायरमेंट होती चली जाना चाहिए। मतलब जितना पैसा आया उतना पैसा चला भी गया। जैसे अपन किसी भी कंपनी को यदि अपन ने सेल करा, कुछ भी करा, तो उसके अंदर अपने को देखना पड़ता है कि प्रॉपर वे में आ रहा है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने पैसा लगाया है उसका रिटर्न अपने पास में आना चाहिए, है ना। जैसे अपन ने कोई प्रोजेक्ट लगाया ए, उसमें 10% यदि मतलब रिटर्न आया, और एक अपन ने प्रोजेक्ट लगाया बी, उसमें 15% डिसीजन मतलब रिटर्न आना चाहिए। मतलब तो अपने को ये मालूम पड़ जाता है कि ए से ज्यादा अपने ने जो बी में पैसा लगाया उसका रिटर्न अपने को ज्यादा आ रहा है ना। तो अपने को ये प्लानिंग करनी पड़ती है कि अपने को पेमेंट जो है वो कंपनी का रिटर्न आ जाए। फिर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, along with return, risk, cash flow, there the various other the criteria which we held in the selecting of the investment purpose, such the eligibility of labor, technological input, machinery. The decision of the investment in the particular project involve number of the calculation regarding amount of investment, interest rate, cash flow, and return of their requirement of the investment purpose of the budgeting technique and technique of the apply such proposal before the selecting of the proposal। मतलब किसी भी तरीके का जब अपन पेमेंट यदि जहां यूटिलाइजेशन करते हैं वो
मतलब मैनेजर के ऊपर होता है कि वो केयरफुली उसका यूटिलाइजेशन करे या इन्वेस्ट करे। और इन्वेस्ट में अपने को ये डिसीजन होना चाहिए कि जहां कहीं भी अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से इन्वेस्ट हो सके और उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने को रिटर्न आ सके। यदि रिटर्न नहीं आया तो फिर अपने को मतलब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है वो अपना गलत हो जाएगा। ओके, अब है आपका फाइनेंसिंग रिसोर्सेज डिसीजन, ये अपन पढ़ेंगे कल, फाइनेंशियल वाला, ठीक है ना। ओके बाय।